लाइट। पहला ये क्या है, कहां से आता है, प्रकाश क्या है, लाइट क्या होती है, क्या है प्रकाश, बताना। देखो इसके लिए आप नहीं बता पाओगे, अभी तक लड़ाई चल रही है प्रकाश क्या है। न्यूटन है ना, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उसने सन 1600 में यह बताया था कि प्रकाश एक कण है। क्या है, कण। और प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध किया किसने, न्यूटन ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया हाइगेन, उसने 1673 में कुछ प्रयोग किए और ये कहा कि प्रकाश कण नहीं होता, क्या होता है, तरंग होता है। क्या होता है, तरंग होता है। फिर एक वैज्ञानिक आया यंग, अब ये यंग नहीं था, इसका नाम यंग था सिर्फ। इसने एक प्रयोग किया, इस प्रयोग का नाम है दवी स्लिट प्रयोग। इसमें इसने दोनों चीजों को सिद्ध कर दिया कि प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है, लड़ो मत तुम, ये दोनों ही है। ये किसने कहा, यंग ने दवी स्लिट प्रयोग किया। हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था और न्यूटन ने प्रकाश का कण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थ्योरी है कि कण है और ये कहता है तरंग है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये फोटोन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। यानी हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कण और तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती है। कण और तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। अब देखो, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो हमें क्यों दिखती है, और वो हम अगर उस पर कलर है तो वो कलर्ड क्यों दिखती है। देखो, लाल रंग वास्तव में प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में से जो लाल रंग होता है उसको परावर्तित करता है और इसीलिए वो हमारी आंखों में आ जाता है और लाल वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। लाल रंग प्रकाश की किरणों में से 7 रंगों में से लाल रंग को परावर्तित करता है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और वो प्रकाश की किरण हमें कैसे दिखाई देती है, लाल। लेकिन ध्यान देना, काला रंग प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देती है जी, काली। कैसी दिखाई देती है, काली काली। प्रकाश की 2 घटनाएं आपके सिलेबस में आती है, परावर्तन और अपवर्तन। कौन कौन सी जी, परावर्तन और अपवर्तन। देखो ये टॉपिक है, आप अगर कहीं से भी पढ़ोगे तो इस टॉपिक के लिए आपको पहले लेंसों के प्रकार बताए जाएंगे, फिर किरण चित्र बनाने का तरीका बताया जाएगा, उसके नियम बताए जाएंगे, फिर किरण चित्र बनाने सिखाए जाएंगे और वो कई बार गलत होने के बाद आप महीने भर में उसको सीख पाओगे और उसके बाद में आप रिजल्ट बता पाओगे कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा या कौन सी स्थिति पर बनेगा। और पेपर में उसे क्या पूछना है, रिजल्ट ही पूछना है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे, प्रकाश वाले टॉपिक में महीना लगाएंगे तो फिर बाकी टॉपिक कहाँ पढ़ेंगे। इस टॉपिक में छोटा से छोटा टीचर ही 15 दिन तो लगा देता है, 15 घंटे लगा देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा सा भी करवाता है। हम इसको सिर्फ 3 घंटे में पढ़ेंगे। 3 घंटे में प्रकाश वाला टॉपिक सारे बिंदु इसके कंप्लीट होंगे, परिजम पारिजम सब, दृष्टि दोष भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक, अब जी इसको 3 घंटे में कैसे पढ़ेंगे, तो फिर हम ट्रिक का सहारा लेंगे। आपको मैं 3 ट्रिक बताऊंगा और तीनों ट्रिकों से आप सभी स्थितियों के उत्तर दे पाओगे और वो भी फटाक से, गलत और नहीं होंगे। किरण चित्र बनाने पर गलत होते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए ना तो किरण चित्र बनाने में हम टाइम खराब करेंगे और ना ही किरण चित्र बनाने में समय लगाएंगे। हम तो 3 घंटे में इसको निपटा देंगे।
एक एक चीज को पढ़ लेंगे 3 घंटे में। एक और है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्यों जी, प्रश्न एक का ही आएगा क्या? नहीं, प्रश्न दोनों का आएगा। मैं सिर्फ आपको परावर्तन पढ़ाऊंगा और उसके बाद में यदि अपवर्तन का प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर कैसे निकलेगा ये सिखाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? परावर्तन। प्रश्न किसका आ जाता है? अपवर्तन का। तो आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का पता चल जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर अपवर्तन पढ़ने की जरूरत क्या हुई? नहीं है ना। यही करेंगे हम। तो अपवर्तन को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूं, पहले परावर्तन समझ लो ढंग से। परावर्तन में जितना टाइम लगे, हाँ ये जरूर है भाई, अगर आपको अपवर्तन समझ में नहीं आया तो वो तरीका भी समझ में नहीं आएगा। इस क्लास को आपको रेगुलर 3 दिन तक क्रम वाइज ही देखना पड़ेगा, ये श्योर है। 2-2.5 घंटे की क्लास है जो पूरी की पूरी आपको वैसे की वैसे देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं फास्टली नहीं कराऊंगा, बड़े आराम से कराऊंगा, क्योंकि 15 दिन का काम 3 दिन में करवा रहा हूं, तो आराम से ही करवाऊंगा, फास्ट नहीं करवाऊंगा। फिर भी आराम से कराऊंगा तब 3 दिन लगेंगे, वरना तो ये 2 दिन में हो जाता है। देखो, परावर्तन होता है दर्पणों द्वारा। किसके द्वारा? दर्पणों द्वारा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 बताएंगे, उत्तल और अवतल, है ना? नहीं, दर्पण 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। SSC का पेपर होता है ना, उसने पीछा ले रखा है, वो प्रश्न समतल दर्पण का ही पूछता है। और कांस्टेबल और पटवारी में भी एक एक प्रश्न समतल दर्पण के आए हुए हैं, क्योंकि वो SSC से कॉपी पेस्ट करता है। पहले समतल दर्पण को निपटा देते हैं, आज में यही निपटेगा, कल इन दोनों को निपटा कर तरीका भी बता दूंगा। देख लो, फिर भी समतल दर्पण तो ऐसा सीधा सपाट होता है, एक ऐसे हो सकता है और एक दर्पण ऐसे हो सकता है। ये तो है समतल, ये है अवतल और ये है उत्तल। देखो, एक साइड में कहीं भी पॉलिश कर दो, क्योंकि ये तो समतल दर्पण है। इसमें देखो, दर्पण की काम क्या चीज आती है? परावर्तक पृष्ठ काम आता है। अ से अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उ से उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर होता है। समझ आ गया? पेपर ई में ये परिभाषा आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, अवतल है कि उत्तल है, अवतल है कि उत्तल है। परावर्तक पृष्ठ लिख के परिभाषा देगा वो, और आपको क्या बता देना है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर है तो अवतल, ऐसे अंदर तो ऐसे अवतल, और ऊ से ऊपर है तो ऊ से उत्तल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समतल दर्पण। इसमें सीधे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ ले, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो क्वेश्चन रटने नहीं है, क्वेश्चन रटोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे अपनी लंबाई की
लंबाई का आधा लंबाई का, अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण चाहिएगा। देखो, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसको अपनी लंबाई का आधा प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। पहली बात, मैं 6 फीट का हूं तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना दर्पण चाहिए? 3 फीट का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा था कि एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.5 फीट। कुछ लोग तो यही सोचते रह गए कि 1.5 फीट की लड़की होती है कि नहीं होती, इतनी कम कैसी है लंबाई। लेकिन उसने ये पूछा कि उस लड़की को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, दर्पण कितना लंबा खरीदे वो? 0.75 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.5 का आधा यही होगा। सेंटीमीटर नहीं मित्रों, यहां पे फीट दिया है तो यहां भी फीट। यहां पर जो यूनिट दे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आधा कर देना है। ठीक है, समझ गए हैं? हाँ जी। कभी ड्रेसिंग टेबल खरीदो तो अपनी लंबाई मिल लेना और उसकी आधी लंबाई का ड्रेसिंग टेबल ले लेना, आप पूरा प्रतिबिंब देख पाओगे। ये कंसेप्ट है। क्लियर हो गया है? मिटो दूं फिर? दूसरी बात देखो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है मित्रों आभासी और सीधा। कई कहेंगे कि सर वास्तविक बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता होता, उल्टा प्रतिबिंब का मतलब यह है कि आपका सिर नीचे और टांग ऊपर बनती, तब उसको कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। हाँ, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब में एक दिक्कत होती है कि उसका दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं जरूर दिखाई देता है। हम उसको उल्टा नहीं कह सकते, उसको हम पार्श्व परिवर्तित कह सकते हैं। पार्श्व परिवर्तित जरूर होता है लेकिन उल्टा नहीं होता, आभासी और सीधा होता है। और समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की एक खासियत और है कि लंबाई जो होती है वो जितनी व्यक्ति की है उतनी ही प्रतिबिंब की होती है, यानी बिंब की लंबाई बराबर होती है प्रतिबिंब की लंबाई के। ठीक। अच्छा, यदि मैं दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा? तो आंसर देना 5 मीटर। मेरा प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा? 5 मीटर, क्योंकि उतना ही दूर बनेगा जितना दूर मैं खड़ा हूं। लेकिन वो ये पूछ ले कि मेरा प्रतिबिंब मेरे से कितना दूर बनेगा, तो 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, कितना टोटल? 10। इकाई जो भी दे रखी है आगे लिख दो। मेरा प्रतिबिंब मेरे से कितना दूर बनेगा, मेरा प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा। बात समझ में आ गई है? चलिए, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने एक गेंद u वेग से दर्पण की तरफ फेंक दी, मेरा प्रतिबिंब भी मुझे यहां खड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैं इस दर्पण में उस गेंद को देख रहा हूं, अब तो वो गेंद मेरी तरफ कितने वेग से आती हुई दिखाई देगी? u वेग से ही आती हुई दिखाई देगी। जब मैं मेरे प्रतिबिंब को देख रहा हूं, यानी मेरे प्रतिबिंब की तरफ जाती हुई देख रहा हूं, तो मुझे वो u वेग से ही दिखाई देगी। लेकिन यदि मैं खुद दर्पण की तरफ दौड़ रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब मुझे 2u वेग से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि u वेग से मैं दौड़ रहा हूं, u वेग से मेरा प्रतिबिंब दौड़ रहा है। दोनों के बीच में दूरी जो कम हो रही है वो दुगने वेग से हो रही है। देखो, गेंद फेंकी है तो u वेग से ही, लेकिन मैं खुद दौड़ रहा हूं, मैं खुद कार में बैठ करके दर्पण की तरफ जा रहा हूं। दोनों स्थितियों में मुझे 2u वेग से आती हुई दिखाई देगी। क्लियर है कहानी? ठीक है जी। मैं अब ये मान लो कि ये बोर्ड दर्पण है और मैं इसके यहां 45 डिग्री का कोण बनाए खड़ा हूं। मेरा प्रतिबिंब भी इस दर्पण के साथ कितना बनाएगा? 45 बनाएगा। दर्पण के साथ है, इस पर गौर करिए, किसके साथ? दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा?
45 डिग्री का कोण बनाएगा। मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। पहली बात। हां जी, लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि मेरा प्रतिबिंब मेरे साथ, ये दर्पण है, मैं 45 डिग्री का कोण बनाए खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब मेरे साथ कितना बनाएगा? तो 45 उसका दर्पण के साथ और 45 मेरा दर्पण के साथ, टोटल कितना? थीटा के बजाय 2 थीटा, यानी 45 के बजाय 90। मेरा प्रतिबिंब मेरे साथ कितना कोण बनाएगा? तो इसका आंसर होगा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साथ तो 2 थीटा का कोण बनाएगा। 2 थीटा यानी 45 के बजाय 90। हाँ जी सर, आपके कमेंट देख रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये बात भी हो गई। अब देखो, और समतल दर्पण की बात है। जैसे कि यदि दो समतल दर्पण हम इस तरीके से सटा के रखें और उनके मध्य भी अलग अलग एंगल देगा आपको, तो उस संबंध में आपको एक सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाना है? दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर सटाकर रखे गए हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या एक फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, और वो फॉर्मूला है 360 बटे उस थीटा। यहां पर थीटा आपको जो भी कोण दे रखा है वो माइनस में 1, और ये संख्या आएगी हमेशा ही विषम। कैसी आएगी? विषम आएगी। जैसे अब ये कह देता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर सटाकर रखे गए हैं, उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप 360 बटे 90 माइनस 1, 0 से 0 कट गया, नोक चौक 36, यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना? 3 आंसर आ गया। अगर ये आपको 60 कह देता है, क्या कह देता है? 60 कह देता है, तो आप भी यहां पर 60 रख दो। छिकू छिकू 36, 6 माइनस 1 यानी कितने बचे? 5। यदि वो आपको 45 कह देता है तो यहां पर 45 रख दो। तो 45 8 360 होता है, तो 8 माइनस 1 बराबर 7। यदि यहां आपको 36 कह देता है तो आंसर 9 आ जाएगा। इस तरीके से देगा। सर कोई जरूरी है क्या कि ये ऐसा कोण देगा जिसका भाग पूरा पूरा जाए? जरूरी तो नहीं है, लेकिन आज तक इतना दिया है। लेकिन बिना जरूरी, यदि मान लो वो 50 डिग्री दे देता है तो आपको वही प्रोसेस रखना है, भाग दे देना है 50 का। 7 पंजा 35.1। अब इसका मतलब ये है, इसमें से 1 घटाओ, 6.1। 6.1 आया है, इसका मतलब 7 प्रतिबिंब बने हैं। मैंने कहा था ना विषम आएगा। 7 प्रतिबिंब, देखो 6 प्रतिबिंब तो पूरे बने हैं और छठा प्रतिबिंब सिर्फ 10% बना है। कितना बना है? 10%। भले ही उसका कान कान ही बन गया वो प्रतिबिंब का, लेकिन वो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही कहलाएगा ना, इसलिए इसका आंसर 7 देना है। ठीक है। हाँ, प्रश्न में वो ये कह दे कि कितने पूर्ण प्रतिबिंब बने हैं, तब आपको कहना कि 6 पूरे बने हैं और 1 अधूरा बना है। ठीक है। एक प्रतिबिंब अधिकतम अधूरा बन सकता है, इससे ज्यादा अधूरे बन नहीं सकते। ठीक है। तो ये स्थिति है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी, जब क्या दिया हो? एंगल दिया हुआ हो।
समतल दर्पण में जो 2-4 बातें आपको मैंने बताई है फटाफट से दोबारा बता देता हूं। ये समतल दर्पण है, किसी व्यक्ति को अपनी लंबाई का प्रतिबिंब देखना हो तो उसकी लंबाई का आधा प्रतिबिंब खरीदो। यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर दूर खड़ा होकर समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसको 5 मीटर दूर पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। उसके जितना बड़ा ही दिखाई देता है, यानी ये 6 मीटर का है तो उसका प्रतिबिंब भी उसको 6 मीटर का ही दिखेगा। लेकिन 6 मीटर का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको 3 मीटर के प्रतिबिंब की जरूरत होगी। अगर ये बंदा यू वेग से किसी गेंद को फेंक रहा है तो गेंद उसको यू वेग से उसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये खुद दौड़ रहा है यू वेग से तो इसको बंदा किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? 2u वेग से दिखाई देगा। समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति यदि थीटा कोण बनाए खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के साथ तो थीटा कोण बनाएगा, लेकिन उसके खुद के साथ 2 थीटा कोण बना लेगा। क्लियर हुई बातें? अच्छा, सूत्र क्या था? वो 2 दर्पण सटाकर रखे गए हो तो उनके मध्य प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 360/थीटा - 1। कोई दुख यहां तक नहीं है? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी और अपसारी। ये दर्पण हो तब की बात है, लेंस हो तब की बात नहीं है। अपसारी और अभिसारी मैंने बता ही दिया है पहले ही कि इसके तो बाहर पालिश होगी यानी अंदर का भाग परावर्तक होगा, और इसके अंदर की तरफ पालिश होगी यानी कहाँ का भाग परावर्तक होगा? बाहर का भाग परावर्तक होगा। अंदर का भाग परावर्तक और बाहर का भाग परावर्तक। क्लियर हो गया? ये उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है। अब हम अवतल दर्पण को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो दर्पण को किसी गोले का भाग माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र। किसी गोलीय दर्पण को कोई गोले का भाग माना जा सकता है और उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। मैं अंदर ही लिख देता हूं, वक्रता केंद्र है ये। और ये जो है ये वक्रता त्रिज्या है। इसको हम O से इंडिकेट करते हैं और इसको बड़े R से इंडिकेट करते हैं। अब मैं वक्रता केंद्र हटा देता हूं यहां से और वक्रता त्रिज्या हटा देता हूं। यहां लिख देता हूं O बराबर वक्रता केंद्र है, R बराबर वक्रता त्रिज्या है। इस दर्पण पर कोई भी किरण पड़ेगी, कहीं भी पड़े जाए, लेकिन बात यह है कि इसके समांतर होनी चाहिए। इसके समांतर हम कोई किरण रेखा की गुजरती हुई की कल्पना करें तो इसको तो कहते हैं मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण इस दर्पण पर पड़े, वो एक निश्चित बिंदु से होकर ही गुजरती है। मान लीजिए इस बिंदु से होकर गुजरती है। इस निश्चित बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको बड़े F से लिखते हैं। इस मुख्य फोकस से लेकर के यहां तक ये जो दूरी है इसको छोटे F से लिखते हैं और छोटे F को कहते हैं फोकस दूरी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। देखो, इसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया,
इसकी त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या हो गई। एक बिंदु है, उस बिंदु को मुख्य फोकस, और उस बिंदु से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो कहलाएगी, सॉरी, वक्रता केंद्र को C से लिखेंगे और इसको लिखेंगे O से। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये C से लिखा जाएगा। ये इतनी टर्मिनोलॉजी है, इस पे कोई खास ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या होता क्या है। प्रश्न क्या आता है, देखो ये वक्रता त्रिज्या थी और इसमें यहां से फोकस दूरी थी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमेशा ही एक संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में r बराबर 2f होता है, यानी f बराबर r/2 होता है। यानी किसी भी लेंस है, उस दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है यदि 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, और यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी। यानी ये आधे दोगुने का संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2 होता है। ये प्रश्न जो है वो पेपर में आ जाता है। कई बार वो फोकस दूरी दे देता है, कई बार वक्रता त्रिज्या दे देता है और फोकस दूरी पूछ लेता है। अब वो चीज जो हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, मेरी बौद्धिक संपत्ति है, इसको कॉपी भी नहीं करना है, बस पेपर में इसका एग्जाम, हाँ दिमाग में कॉपी कर लो, चाहे पेपर में इसका प्रश्न सही होना चाहिए। देखो होता क्या है, एक यहां पर f होता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं f, एक यहां पर c होता है तो मैं लिख देता हूं c। अब यहां वाली जो पोजीशन है, क्या हम इसको ये कह सकते हैं ये C से परे की पोजीशन है? यहां वाली पोजीशन है, हम इसको ये क्या कह सकते हैं कि ये C व F के मध्य की पोजीशन है। इसके लिए तो मैं कह देता हूं कि ये C पर है और ये F पर है मान लीजिए, और ये O है, तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि O और F के मध्य है। और मैं बहुत दूर की बात करूं तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये अनंत पर है। अब ये आपके पास स्थितियां हैं, पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी स्थिति C से परे, तीसरी स्थिति C पर, चौथी स्थिति C व F के मध्य, पांचवी स्थिति F पर और छठी स्थिति F और O के मध्य। पहली बात, एक तो ये आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है। एक तो वो पूछेगा कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, या तो उल्टा होगा या फिर कैसा होगा, सीधा होगा। एक पूछेगा प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक पूछेगा प्रतिबिंब आभासी होगा या सीधा होगा। तो ध्यान रखना उल्टे प्रतिबिंब सारे ही आभासी होते हैं, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधे होते हैं। तो एक का पता लगते ही इस बात का पता हमें चल ही जाएगा। बात यह क्या करनी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें पता लगानी है कि प्रतिबिंब छोटा होगा, बराबर साइज का होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर साइज का होगा या बड़ा होगा। पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, या पहले बाकी की बातें कर ले, पहले छोटे बड़ा कर लेते हैं, फिर आभासी सीधा ये कहां वाला लास्ट में करेंगे। देखो ये C है, यदि इस C के ऊपर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बराबर साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, हाँ देखना क्या है, प्रतिबिंब नहीं देखना है, क्या देखनी है, वस्तु देखनी है। इस बात पर गौर करें, देखना क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं देखना है, देखनी क्या है, वस्तु देखनी है। वस्तु यदि C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, और वस्तु के साइज में क्या होगा, बराबर। फिलहाल हम साइज की बात कर रहे हैं, तो इधर प्रतिबिंब छोटा यानी कि C से परे पर छोटा, और इधर बहुत छोटा, इधर बड़ा, इधर बहुत बड़ा,
और यहां पर सीधा ही बड़ा। अब बहुत बहुत बड़ा मत करना। देखो सी से इधर छोटे हैं, इधर बड़े हैं, वेरी सिंपल। यानी वस्तु अनंत पे है तो बहुत छोटा, सी से परे है तो छोटा, सी पर है तो बराबर साइज का, सी व एफ के मध्य है तो बड़ा, एफ पर है तो बहुत बड़ा, और एफ के मध्य है तो इसको पी भी बोल देते हैं, पोल ध्रुव। पी और ओ के मध्य है तो बनेगा बड़ा। देखो इसको दर्पणों के अंदर पी लिखा जाता है पोल, और लेंसों के अंदर ओ लिखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो गया क्या? अच्छा छोटा बड़ा लिख लोगे, कैसे हुआ? ठीक। अब देखो आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा। यहां इसको पकड़िए, और उल्टा इधर रहेगा, आभासी और सीधा इधर रहेगा। देखो याद रखने का एक तरीका है। एक बच्चा है पंजाबी, इधर इसके पापा बैठे हैं, ये दूर से आवाज लगा रहा है बाबूजी, इसके पिताजी नहीं बोल रहे हैं। ये फिर आवाज लगा रहा है बाबूजी, इसके पिताजी फिर नहीं बोल रहे। यहां आके फिर लगा रहा है बाबूजी, नहीं बोल रहे। यहां आके लगा रहा है बाबूजी, नहीं लगा रहा। अब ये एकदम पिताजी के पास आ गया। अब ये कहता है 80 आ गया, 80 आ गया। यानी अ से आभासी और सी से सीधा। यहां पर बाबूजी यानी वा से वास्तविक और उल्टा। ये क्रम याद रखना है, ठीक है। ये एक बार मैंने इधर उधर कर दिया था, थोड़ा आप इसमें माइंड में तो ना। वास्तविक उल्टा इधर रहेगा और आभासी सीधा इधर रहेगा, ठीक। अब देखो वास्तविक उल्टा भी क्लियर हो गया है, तो अब हम क्लियर करना चाहेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा। तो इस चीज को हम क्लियर कर लेंगे। देखो अनंत पे यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, और यदि वस्तु सी व एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब एफ व सी के मध्य बनेगा, और यदि वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। यदि वस्तु सी व पी के मध्य हो तो फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये याद रखना है। अंत पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब एफ पे, और एफ पे हो तो अंत पे उल्टा भी है। सी व एफ के मध्य हो तो एफ व सी के मध्य है। सी पर है तो सी पर इसको रिवर्स निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी पर है तो सी पर, रिवर्स भी सी पर है तो सी पर। सी व पी के मध्य है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखो हम सभी स्थितियों पर यह चर्चा कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कौन सा कहां बनेगा। देखो हमारे पास स्थिति रहती है जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति रहती है जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। तीसरी स्थिति रहती है जब वस्तु सी पर हो। चौथी स्थिति रहती है जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। पांचवी स्थिति रहती है जब वस्तु एफ पर हो, और छठी स्थिति रहती है जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो। हम थोड़ी देर में इन 6 स्थितियों पर चर्चा करने वाले हैं। देखो यदि वस्तु अनंत पे हो तो पहली बात प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। यदि सी व एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ व सी के, एफ व सी से परे। सी व एफ के मध्य है तो
सी से परे। यदि सी से परे है तो मैं यहां सी से परे लिखता हूं क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं होंगे। सी से परे हो तब सी व एफ के मध्य है। सी पर हो तो कहां? सी पर। एफ पर हो तो कहां? अनंत पर। और जब वस्तु एफ और पी के मध्य हो तो कहां? दर्पण के पीछे। ये बात हमने कंप्लीट करी। ध्यान देना, सी व एफ के मध्य हो तो सी से परे, और सी से परे हो तो सी व एफ के मध्य है। सी पर हो तो सी पर, अनंत पर हो तो एफ पर, और एफ पर हो तो कहां? अनंत पर। ये पोजीशन है। अच्छा, प्रतिबिंब छोटे बड़े की बात करें तो सी से पहले पहले, ठीक है, सी से पहले पहले छोटे और सी के बाद में बड़े। ये बात हम करने वाले हैं। अब देखो, ये आपका दर्पण है, इसके ऊपर मैंने यहां वस्तु रखी है अनंत पर। कहां रखी हुई है? अनंत पर। आपको तीन चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है? एक तो बताना है प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली बात। दूसरा बताना है प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा। और तीसरी बात यह बतानी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी आभासी सीधा या वास्तविक उल्टा कैसा होगा। अब देखो, अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर। साइज मैंने बताया था कि इधर आने पर कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। और प्रकृति कैसी होगी? बाउजी, यानी वास्तविक और उल्टा। अब दूसरी स्थिति है सी से परे की। सी से परे की है, तो सी से परे की है तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के मध्य बनेगा। साइज में कैसा होगा? छोटा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तीसरी स्थिति है मित्रों सी पर की, तो सी पर को मैं यहां ले जाता हूं। सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां? सी पर बनेगा। ये दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे तो इधर आपको लिख के बता दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर साइज का, क्योंकि सी पर मैंने क्या बताया? बराबर साइज का। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु C व F के मध्य, ये F है ये C है, यहां पर वस्तु है, तब देखो क्या स्थिति है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? C से परे बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा कि छोटा? बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि आभासी सीधा तो F आ जाए तभी बनेगा। F हो चाहे F और P हो, ये F आएगा तभी आभासी सीधा बनेगा, क्योंकि पापा के पास आएगा, फादर के पास आएगा तभी कहेगा सी आ गया। तो इस पोजीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर है तो अनंत पे बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा? बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? 80 आ गया, यानी आभासी और सीधा बनेगा। F और P के मध्य है तो प्रतिबिंब बनेगा मित्रों कैसा? एक नंबर बात, बड़ा। कहां बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बात लिखनी है? आभासी सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ये सारी बातें हैं। अलग अलग स्थितियों के लिए आप अलग अलग इनको कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, मैं पूरा एक बार कंप्लीट आपको रिमेक्स बता दिया है। अब मैं अलग अलग बता देता हूं, आप लोग हमारे साथ साथ ध्यान देंगे। अगर ऑफलाइन होती है तो बच्चे बोल के बता देते हैं, आप लोग कमेंट करके इतना जल्दी नहीं बता पाओगे, लेकिन फिर भी मन में सोचोगे और ये फीलिंग लोगे कि हम लोग बता रहे हैं, और मैं भी समझूंगा कि आप सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो तो देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा? अनंत के लिए क्या है हमारे पास? F है। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा या छोटा? छोटा बनेगा। और तीसरा,
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। ये 1 नंबर पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन, जब वस्तु C से परे हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? C व F के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। यह दूसरी स्थिति हो गई। C से परे है मित्रों, C से परे। तीसरी स्थिति है जब वस्तु C पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहां? C पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रकृति साइज बता दो, बराबर साइज का बनेगा। ये हो गया C पर का। तीसरी कंडीशन जो है वो रहेगी C व F के मध्य की। तो ऐसी पोजीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा? C से परे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। क्योंकि आभासी सीधा तो कब बनेगा? जब F या फिर F और P हो, यानी या तो फादर अकेला हो या फादर पापा हो। और लास्ट छोटा के बड़ा, ये कैसा? छोटा, क्योंकि हम बराबर साइज का बना चुके, तो इसके बाद छोटा बनेगा। एक पोजीशन रहेगी जब वस्तु F पर हो, तो ऐसी पोजीशन में प्रतिबिंब कहां? अनंत पर। कैसा? आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब कैसा? बहुत छोटा। एक पोजीशन जब वस्तु F व P के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहां? दर्पण के पीछे। और कैसा? आभासी और सीधा। और कैसा? बड़ा। ठीक है, ये दोनों बड़ा बड़ा। क्योंकि देखो ये छोटा, ये बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा। ठीक है, और फिर ये बड़ा। ये कंडीशन है। ठीक है, ये मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आज इतना ही। करना बंद इसको।